Fortunately, the power supply was interrupted, so in that case, all of sudden हम लोगों की बात पूरी नहीं हो पाई. तो अगेन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक प्लेट्यू. तो हम दोबारा से उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां बात हम लोग कर रहे थे. तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्लेट्यू क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस. तो टेबल लैंड जैसे होते हैं ये इस तरीके से, माउंटेन से रिलेटिवली ये नीचे ही रहते हैं और ऐसे हमें दिखाई देते हैं. दीज आर द फीचर्स ऑफ द प्लेट्यू. बनते कैसे हैं? दोनों तरह के फोर्सेस इन प्लेट्यू को बनाते हैं. इंट्रूसिव फोर्सेस भी बना सकते हैं, जैसे अंदर से फोर्स आया, क्रस्ट को तोड़ करके लावा इरप्शन हुआ और लावा गेट कोल्ड एंड सॉलिडिफाइड, लावा ठंडा और ठोस हुआ, जिससे कि हमारे लावा प्लेटेक्स या लावा प्लेट्यू बनते हैं. सिमिलरली द एक्सक्लूसिव फोर्सेस आल्सो प्ले द रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेट्यूज. और प्लेट्यू के निर्माण में बहिर्जात बल भी भूमिका निभाते हैं. पुराने पर्वतों को छील करके घिस करके फ्लैट बना दें, सीधा ऊपर कर दें, ऊपर की सरफेस को घिस के एकदम बढ़िया बना देते हैं. इसे हम डिन्यूडेशन प्रोसेस कहते हैं. और फिर हमारे जैसे ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज हैं, वो कैरी करती हैं पदार्थ को, जमा करके भी प्लेट्यू को बनाया जा सकता है. ये सब बातें हम लोगों ने कल करी थी. इसके बाद हम लोगों ने इन प्लेट्यूज को मैप पर देखा. दक्कन, इथोपियन, कोलंबियन प्लेट्यू, इन सब की बात की थी. ये रहा आपका दक्कन प्लेट्यू. ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपका इथोपियन प्लेट्यू. ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं. ये रॉकीज और एंडी रॉकीज और कैस्केड रेंज के बीच, ये कैस्केड रेंज है, इसके बीच हमें ये नॉर्थ अमेरिका में कोलंबिया प्लेट्यू मिला. देन वर्ल्ड पर हम लोगों ने पुराने घिसे हुए क्षेत्र देखे, जिन्हें हम लोगों ने प्लेट्यू कहा मैप पर. तो इनमें से हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका के प्लेट्यू और इन सबको डिस्कस किया था. अब बात आती है कि प्लेट्यू सेडिमेंट से बने, प्लेट्यू मेड ऑफ द सेडिमेंट. हम लोग साइबेरिया प्लेट्यू की बात कर रहे थे, याद आया होगा. तो इस टॉपिक से पहले हम लोग कनेक्ट कर लें. साइबेरिया का प्लेट्यू यहाँ साइबेरिया के सेंट्रल पार्ट में यहाँ दिखाई दिया था और इसी को हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे. साइबेरियन प्लेट्यू, इसकी बात कर रहे थे. यहीं पर हम लोग क्लास इंटरप्टेड हो गई थी. गुड आफ्टरनून एवरीवन. याद आ गया? ऑल ऑफ यू पीपल हैव कनेक्टेड. आप सब लोग जुड़ चुके हैं. तो हम लोग यहाँ साइबेरियन प्लेट्यू को डिस्कस कर रहे थे. साइबेरिया को हमने कहा था कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ साइबेरिया है वो लगभग प्लेन है, सेंट्रल पार्ट प्लेट्यू जैसा है, और जो ईस्टर्न पार्ट है वो माउंटेनियस है. साइबेरिया के हमने 3 हिस्से कर लिए. एक हिस्सा तो प्लेन है, इसे हम साइबेरिया का वेस्टर्न पार्ट कहेंगे. और ये जो हिस्सा बीच का है ये प्लेट्यू है. दिस इज कॉल्ड सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू. इसके बाद इसे देखें तो ये सेंट्रल साइबेरिया की माउंटेन रेंजेस हैं. ये है. हम लोग अगर ग्लोब को इमेजिन करें, वर्ल्ड ग्लोब को, इतना याद आ रहा होगा सबको, ये ग्लोब बन गया दुनिया का. ग्लोब को 2 हिस्से में अगर हम बांट दें, तो ये बांटने वाला सर्कल जो ग्लोब को 2 हिस्से में बांटता है, इसे कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड मींस द इक्वेटर. इसके बाद इसको कहते हैं 23.5 डिग्री इन द नॉर्थ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. देन यहाँ पोल के पास पहुंच जाएं, दिस इज द 66.5 डिग्री नॉर्थ, इट इज कॉल्ड आर्कटिक सर्कल. अगर हम लोग अपने एशिया के मैप को देखें तो ये स्थिति बनती है. एशिया के उत्तरी भाग में जहां ये साइबेरिया है, ये हिस्सा, यहां पर यूराल रेंज है. यूराल रेंज से इधर हम लोगों को यूरोप कॉन्टिनेंट मिलता है. और ये यहाँ कैस्पियन सी बन गया, कॉकेसस बन गए, यानी ये यूरोप और इधर एशिया है. एशिया के इस बड़े से हिस्से को हम लोग साइबेरिया कहते हैं. तो यहां से लेकर के ये यहां तक पूरा हिस्सा क्या कहा जाएगा? साइबेरिया कहा जाएगा. साइबेरिया के इस मध्य भाग में हम लोगों ने प्लेट्यू बना लिया. दिस इज कॉल्ड सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू. ये तो इसके इधर के हिस्से को हम लोगों ने प्लेन बना लिया. दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न साइबेरियन प्लेन. और अगर हम यहां चले जाएं तो हमें ईस्टर्न पार्ट में माउंटेन रेंजेज और हिल्स दिखते हैं, यानी ये माउंटेन वाला एरिया है. देखो कितना बढ़िया फीचर से कनेक्ट हो गया. तो ईस्टर्न पार्ट इज ऑफ माउंटेनियस, सेंट्रल पार्ट इज प्लेट्यू एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ साइबेरिया इज अ प्लेन. किस देश में पड़ेगा? तो ये सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू इस कंट्री में है. ये आप लोगों के नोट्स पर आ ही गया होगा. कंट्री हो जाएगा रशिया. इस पर हम लोग देखेंगे तो यहां हमें ब्लू कलर की ऐसे रिवर दिखाई देगी. इट्स नेम इज एनिसी. और इधर जो रिवर दिखाई देगी इट्स नेम इज लीना. तो ये जो प्लेट्यू है इसके एक और हमें रिवर एनिसी मिलती है और इधर की ओर ये लीना मिलती है. यही एक बगल में अगर और हम लोग रिवर को देखें तो हमें एक और रिवर मिलती है, इट इज कॉल्ड ओब. तो ओब रिवर का जो प्लेन है वो वेस्टर्न साइबेरिया है, दैट इज द प्लेन. ऊपर जहां जाके ये नदियां गिर रही हैं तो किस ओशन में ये नदियां गिर रही हैं? तो आर्कटिक सर्कल से ये बंधा हुआ है, नॉर्थ में है. इट इज कॉल्ड आर्कटिक ओशन. एटलस पर आप लोगों ने सभी ने इस सब को देख लिया होगा. देख लिया? गुड. तो हम लोग यहाँ पर इसकी लोकेशन को भी समझ गए. यहाँ पर एक नदी मिलती है. कई नदियां यहाँ आकर के इसमें एनिसी में गिरती. वाई मतलब एनिसी. जब रिवर को पढ़ाएंगे तब बताएंगे. यहीं पर एक रिवर का नाम है अंगारा. नेम ऑफ द रिवर इज अंगारा. कभी पूछ सकते हैं अंगारा रिवर, ये ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है एनिसी की. लेकिन इसके कारण इस भूमि को यहाँ हम लोग, तो अंगारा ये बड़ी प्राचीन भूमि है. नाम सुना होगा गोंडवाना और अंगारा लैंड.
तो गोंडवाना तो इंडिया के गोंड क्षेत्र के नाम पर है और साइबेरिया के अंगारा बेसिन के नाम पर अंगारा लैंड है, यानी ये भी बहुत प्राचीन भूमि है। इतना यहाँ लिंक करना है, इसीलिए कभी कभार ये पूछ लिया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग आए तो ये मैप का काम हो जाएगा अब आपका। अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पड़ोसी देश है म्यांमार। म्यांमार में हमें सैंड प्लेट्यू मिलता है। म्यांमार में सैंड प्लेट्यू, तो इंडिया का वाला मैप अगर हम लोग यहाँ बना लें, ये सिक्किम बन गया, ये भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये बांग्लादेश के बॉर्डर हो गए। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया। तो इस लाइन से हम लोग अगर इसे बांट देंगे तो यहाँ से ये म्यांमार बॉर्डर शुरू हो जाता है, यानी इधर जो हमें मिल रहा है कंट्री वो म्यांमार है। म्यांमार में यहाँ ये प्लेट्यू फैला हुआ है, इसी को हम लोग सैंड प्लेट्यू कहते हैं। इट्स नेम इज सैंड प्लेट्यू। तो लगता है जैसे नाम इसका चाइना का है, लेकिन ये चाइना में नहीं है, इस कंट्री में है, म्यांमार में। इट इज इनटू म्यांमार, सैंड प्लेट्यू, याद रहेगा। तो ये मैच करने वाले क्वेश्चंस थे जिन्हें हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। इसका मतलब यहाँ सिर्फ इतना ही था। लोकेशंस को समझ लेना, प्री में कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं और धीरे धीरे मैप पर भी हम लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब अगर हम लोग इसके आगे चलते हैं तो हमें ऐसे प्लेट्यूज देखने हैं जो सेडिमेंट से बने, जैसे पाकिस्तान का ये पोटावर प्लेट्यू, ये पाकिस्तान का पोटावर प्लेट्यू है। ऐसे हमारे यहाँ देश में भी छोटे छोटे प्लेट्यू हैं, जैसे कश्मीर में ग्लेशियल डिपॉजिट से बने मर्ग, हिमाचल प्रदेश में पयार और उत्तराखंड में बुग्याल, ये है। तो पोटावर प्लेट्यू हम लोगों ने लिखा। इसी तरीके से यहाँ जब हम लोग थाईलैंड में पहुंच जाएं तो थाईलैंड में भी हमें कोरात प्लेट्यू मिलता है। ये मैच करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। अब बात आती है ये प्लेट्यू बने कैसे। तो एक शब्द होता है ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी। ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज क्या होती हैं? ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज ज्योग्राफी में तो हम लोग कहेंगे ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज में अगर नेचर की बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह जो मैटर को कैरी करे, ले जाए, ढोए, वो नेचुरल ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है। और नेचुरल ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे कॉमन जो हर जगह दिखती है, पहाड़ों को, पठारों को छील करके नदियां चट्टानों को लेकर आती रहती है, तो रिवर। ड्राई एरियाज हैं तो वहां विंड्स, और अगर बर्फ से ढका क्षेत्र है तो वहां की ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी ग्लेशियर्स है। ये तो हमें तीन लैंड पर मिल गई। और अगर हम सागर में चले जाएं तो सागर की सरफेस पर सी वेव्स हैं, टाइड्स हैं, कभी कभार जनरेट होते हैं तो वो सुनामी है, वो भी बहुत सारा मैटर लेके आते हैं। तो ये हमारे अर्थ सरफेस पर ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज हो गई। कौन कौन है ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज? नदियां, पवने, हिमानियां, सी वेव्स यानी समुद्री तरंगें, ज्वार और सुनामी, ये हमारी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज हैं। तो ये कहां की ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज हैं? ये लैंड सरफेस पर काम करते हैं। तो लैंड सरफेस पर मैटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ये, और सी सरफेस पर, सागर की सतह पर ये काम करते हैं। ध्यान रहेगा। अब बात आती है कि ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज को चलाता कौन है। तो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज डेराइव देयर एनर्जी फ्रॉम द एक्सट्रूसिव फोर्सेस। क्या बताया हमने? ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज चलती हैं, जैसे नदी चलती है तो नदी किस फोर्स का उपयोग करती है? इसे हम कहते हैं फ्लो ग्रेडियंट या ग्रेविटी ग्रेडियंट। तो ग्रेविटी के कारण पानी हमेशा ऊंची भूमि से, एक उठी हुई भूमि से लो लाइंग लैंड की ओर, झुकी हुई भूमि की ओर चलता रहता है। तो अक्सर हमने देखा है कि स्टूडेंट्स गलत कर लेते हैं। उनसे पूछो कि एक्सट्रूसिव फोर्सेस क्या है, वो इनका नाम लेने लगते हैं। नहीं, ये ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज हैं। एक्सट्रूसिव फोर्सेस या इंट्रूसिव फोर्सेस, जब शब्द, ये बहुत बेसिक शब्द है। एक्सट्रूसिव का मतलब हो गया जिसका जन्म बाहर हुआ है, इंट्रूसिव का मतलब हो गया जिसका जन्म सतह के नीचे यानी अंदर हुआ है। तो जरा हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं और कंसेप्ट बीच में आए तो कोई लापरवाही नहीं, कहीं कोई सुस्ती नहीं, तुरंत हम लोगों को उस शब्द के पीछे पड़ के उसका अर्थ ढूंढ लेना है और फिर देखते हैं कितना व्यापक सिलेबस से ये पूछते हैं, कभी नहीं उससे बाहर जाएगा। सिर्फ एक काम करते चलें, बीच में कोई शब्द आए तो उसे बिना समझे उसे इग्नोर ना करें, नहीं तो वो हमें एग्जाम में बड़ी जोर का इग्नोर करेगा। ये चीज ध्यान रखनी है। तो हम लोग जरा देखें, हमने दो चीजें लिखी। क्या लिखा? एक शब्द लिखा एक्सट्रूसिव फोर्स। ये शब्द हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, एक्सट्रूसिव फोर्स या फोर्सेस। दूसरी ओर हमने लिखा इंट्रूसिव फोर्स या फोर्सेस, ये हमने लिख ली। इनकी हम लोग डेफिनेशन भी आसानी से जानते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन इनकी क्या है? द फोर्सेस
born inside the earth. ऐसे फोर्स जिनका जन्म पृथ्वी के अंदर हुआ है वही हमारे एट द सरफेस ऑफ अर्थ, इधर ये लिख रखा था, born at the surface of earth, ये लिखना। अब हम लोग इधर लिख दें, ये इंक्लूसिव है, the forces which born inside the earth, जो पृथ्वी की सतह पर जन्म लें और एक वो जो पृथ्वी सतह के बाहर जन्म लें। ये है कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर ये मीनिंग ये हुई कि ये अर्थ है तो वे सभी फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से आते हैं ये सभी इंट्रूसिव फोर्सेस हैं, लेकिन वो फोर्सेस जो कि सरफेस पर ही चलते हैं ये फोर्सेस एक्सट्रूसिव फोर्सेस हैं। तो हम लोगों ने ये कहा कि ये सेंटर ऑफ अर्थ है और इस लाइन को हम लोगों ने कह दिया कि ये क्या है, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ पर जन्म लें वो हमारे क्या हो गए, एक्सट्रूसिव फोर्सेस। ये एक्सट्रूसिव फोर्सेस हैं, डायग्राम से भी कह सकते हैं हम लोग, और जो अंदर जन्म लें वो सभी इंट्रूसिव फोर्सेस हैं। अब ये तो डायग्राम से हम लोग समझ गए, अपनी बात को बता दिया। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रूसिव फोर्सेस में ढाल पर नदी बहती है तो इसे हम कहेंगे ग्रेविटी ग्रेडियंट। तब तक दूसरा एग्जाम्पल किसी ने कहा, तो विंड्स चलते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर तो उसे हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। पता लगा ग्लेशियर में जो ऊपर की बर्फ है वो बहुत ठंडी है, नीचे की बर्फ कम ठंडी है, तो वहां टेम्परेचर डिफरेंस है तो उसे हम कहते हैं थर्मल ग्रेडियंट। एक शब्द इन सभी एक्सट्रूसिव फोर्सेस में कॉमन है और वो कॉमन वर्ड क्या है, ग्रेडियंट। इसी तरीके से अगर किसी ने कहा कि कौन कौन से इंट्रूसिव फोर्सेस हैं तो अर्थ सरफेस के नीचे भी हमें क्या क्या मिलेंगे, कहीं प्रेशर कम है तो कहीं ज्यादा है तो प्रेशर के बीच डिफरेंस होगा तो प्रेशर ग्रेडियंट। कहीं अर्थ अंदर ज्यादा गर्म है तो कहीं कम गर्म है तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब आप कहेंगे कि यहां भी हमें जो कॉमन शब्द मिल रहा है वो है ग्रेडियंट। किसी ने पूछा कि ज्योग्राफी में फोर्सेस हम किसे कहते हैं, तो कहेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ द ग्रेडियंट्स आर द फोर्सेस। विविध प्रकार की जो प्रवणताएं हैं, जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट की हिंदी प्रवणता होती है, वही बल है। अगर ये प्रवणता सरफेस पर है तब ये एक्सट्रूसिव फोर्सेस हैं और अगर ये प्रवणताएं सरफेस के नीचे हैं तो ये इंट्रूसिव फोर्सेस हैं। अब समझ में आ गया, तो ग्रेडियंट्स आर द फोर्सेस। अब ग्रेडियंट कहां का लिया, हमने सतह का ग्रेडियंट लिया तो एक्सट्रूसिव फोर्सेस, सतह के अंदर लिया तो इंट्रूसिव फोर्सेस, बस इतना आसान हो गया। तो ग्रेडियंट इनसाइड द अर्थ नोन एज द इंट्रूसिव फोर्सेस। क्या निकला, सीधा मतलब ये हुआ कि ग्रेडियंट्स कहां, इनसाइड द अर्थ, ग्रेडियंट इनसाइड द अर्थ आर इंट्रूसिव फोर्सेस। बहुत आसानी से डिफाइन कर दिया। पृथ्वी के सतह के नीचे जो ग्रेडियंट हैं वो, और जो सतह के बाहर हैं वो एक्सट्रूसिव फोर्सेस। अब बात बनती है कि ग्रेडियंट क्या है, तो हमने कहा कि ये कोई सतह है, इधर ऊंची है और इधर ये नीची होती चली जा रही है। ये कोई एरिया हमने किसी जगह का देख लिया, हमें पता है कि ये यहां की, यदि हमने बेस लाइन है या सी लेवल है, यहां हाइट काफी कम है, स्मॉल हाइट है h, यहां हाइट काफी ज्यादा है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। तो अब ग्रेविटी ग्रेडियंट क्या हुआ, तो अलग अलग स्थानों की ऊंचाई का अंतर बटे बीच की दूरी, इसी को हम कहते हैं द डिफरेंस ऑफ हाइट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। जब हम किसी अंतर को बीच की दूरी से डिवाइड कर देते हैं तो हम उस जगह शब्द का प्रयोग करते हैं ग्रेडियंट। तो नदियां यहां पर बहती हैं तो नदी किस फोर्स को यूज करके बहती है, दिस इज द ग्रेविटी ग्रेडियंट। स्पष्ट हो गया, नहीं अर्थ के अंदर ग्रेविटेशन कम हो जाता है, एब्सेंट नहीं होता। कृष्णा से सेंटर ऑफ अर्थ पर पहुंच करके ग्रेविटी 0 हो जाती है, नेट वैल्यू। लेकिन ये नहीं कि अर्थ से जैसे ही नीचे गए
तो ग्रेविटी जीरो हो गई, सरफेस के नीचे नहीं, धीरे धीरे जितना हम सेंटर की ओर बढ़ेंगे ग्रेविटी घटती जाती है, स्लोली डिक्रीज। रेडियस जो है वो अर्थ की छोटी होती जाएगी और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वो फिजिक्स वाले बताएंगे। g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस r ओमेगा स्क्वायर। खैर वो सब यहाँ हम लोगों को साइंस से ज्यादा मतलब नहीं है, इतना हम लोगों ने यहाँ समझ लिया कि ढाल है, ग्रेविटी के कारण पानी बहता है, और जितनी बीच की दूरी ज्यादा होगी फोर्स कम पड़ जाएगा, नदी स्लो हो जाएगी, और ढाल में अंतर कम होगा, कम दूरी पर जाना होगा तो नदी बहुत फास्ट बहती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ग्रेडियंट। तो डी अगर छोटी हो गई तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो ग्रेविटी ग्रेडियंट क्या है? एक फोर्स है। ऐसे ही अगर किसी स्थान पर हम कहते हैं हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, तो विंड्स भी मूव करते हैं, उसे हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? मान लो ये कोई एक एरिया है, इसे भी आप समझ लें। अब हमने यहाँ ऊंचाई वगैरह कुछ भी शो नहीं किया, ये कह दिया कि एक और का प्रेशर काफी यहां ज्यादा है, यहां हाई एयर प्रेशर है, उसका कारण कुछ भी हो सकता है, लो टेम्परेचर हो सकता है, और यहां हमने कह दिया लो एयर प्रेशर है। अब यहां की जो एयर होगी वो यहां जाएगी, दिस इज कॉल्ड विंड, ये पवन है, तो ये इस जगह से एयर इस जगह की ओर जा रही है, तो अब इसे हम प्रेशर ग्रेडियंट नाम देंगे। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? तो अलग अलग स्थानों का प्रेशर ले लें, डिफरेंस निकाल लें। तो यहां मान लो प्रेशर ज्यादा है P2 है, यहां प्रेशर कम है P1 है, P2 माइनस P1, बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, D से डिवाइड कर दें तो कहेंगे हम लोग डेल्टा P अपॉन D इज व्हाट? प्रेशर ग्रेडियंट। ये वो फोर्स है जिससे विंड्स चलते हैं। मेरे समझ से अब आप समझ गए होंगे। तो फोर्स क्या है? ग्रेडियंट है। हमने क्या कहा कि विंड भी कैरी करते हैं, तो विंड क्या है? अपने साथ महीन कणों को उड़ा ले जाएगी। तो ये विंड क्या है? ट्रांसपोर्ट कर रही है, दिस इज द ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी। इसे हम परिवहन संस्था कहेंगे। ठीक इसी तरह इस रिवर को भी हम ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी कहेंगे। कोई भी शब्द कहीं रटना नहीं है, केवल हमें इसे रिकॉल कर लेना है, समझ लेना है। तो ये हो गई ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी। तो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी कैरी करती है, तो एक जगह पर जहां से ये मैटर ले जाती हैं, तो नदियां यहां क्या करेंगी? यहां से मैटर को हटाएंगी, तो यहां इरोजन होगा, और यहां ले जाकर के इस मैटर को डिपॉजिट करेंगी, तो यहां एक जगह डिपोजिशन होगा। तो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज क्या करती हैं? एक जगह से मैटर ले जाती हैं, जैसे ट्रक है, एक जगह से माल उठाता है, दूसरी जगह पहुंचा देता है। यहां निक्षेपण का कार्य कर देते हैं, डिपोजिशन, इसे हिंदी में निक्षेपण या अवसादन कहते हैं। और जहां से ये मैटर हट गया तो इसे हम यहां अपर्दन कहेंगे। क्लियर हुआ? अब हमने कहा कि अगर नदियां किसी जगह से मैटर ले जाके दूसरी जगह प्लेट्यू बना दें, तो ऐसे प्लेट्यूज को हम एलुवियल प्लेट्यू कहेंगे। क्या कहेंगे इन्हें? हम एलुवियल प्लेट्यू कहेंगे। जरा देखें इस डायग्राम को। जैसे कोरात प्लेट्यू है थाईलैंड का, इस कंट्री में है कोरात प्लेट्यू, थाईलैंड में। ये प्लेट्यू कहां पर है? यहां बहुत सारी नदियों ने ये डिपॉजिट किया है मैटर। तो कोरात प्लेट्यू नदी को हम क्या कहते हैं? नदी अगर किसी चीज को जमा कर दे, तो जो जल ढोकर जमा करे जलोट, जिसे वायु ढोकर जमा करे वातोट, जिसे ग्लेशियर जमा करें ढोकर के, तो ग्लेशियर को हिमानी कहते हैं, तो हिमोड, ढा मींस ढोया गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने कहा कि पाकिस्तान का जो पोटावर प्लेट्यू है वो किसका एग्जांपल है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ द लोएस्ट डिपॉजिट्स, मींस हिंदी में कहेंगे ये बातोड़ प्रकार का पठार है। जबकि यहां पर थाईलैंड का जो कोरात प्लेट्यू है ये इस प्रकार का पठार है, ये एलुवियल यानी जलोढ़ प्रकार का पठार है। और हमारे कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के ये जो बहुत उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र हैं प्लेट्यू पठारों में, वो हिमालय में है, इन्हें हम कश्मीर में मर्ग, हिमाचल प्रदेश में प्यार और उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं। और ये ग्रीन पास्चर्स या अल्पाइन पास्चर्स ऑफ हिमालय कहा जाता है। इन्हें हम हिमालय के अल्पाइन पास्चर्स भी कहते हैं, और इन पर ढेर चलाई जाती है। और मर्ग पर तो यहाँ पर बड़ा उपजाऊ है और हवा का झोंका कम लगता है, जिससे कि केसर के फूल न उड़ जाएं, सैफ्रॉन यानी केसर की खेती की जाती है। तो इन्हीं मर्ग पर हमें क्या मिलता है? तो सैफ्रॉन यहां उगाए जाते हैं, सैफ्रॉन की क्रॉप मिलती है। समझ में आया? कहां पर? कश्मीर घाटी में। जब आप देखेंगे तो और सैफ्रॉन की मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? ये बातोड़ प्रकार की है, लोयस सॉरी हाँ ग्लेशियल प्रकार की है, हिमोड प्रकार की है। तो ये क्वेश्चन हमारे इससे हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बाकी प्लेट्यू आप इंडिया में देख रहे हैं, जैसे यहाँ का कहते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये डिनोडेशन से बना है। यहाँ चले गए बस्तर का प्लेट्यू, जिसे दंडकारण्य भी कहते हैं, डिनोडेशन से बना है। यहाँ आ गए तेलंगाना का प्लेट्यू, डिनोडेशन से बना है। ये बेंगलोर का प्लेट्यू डिनोडेशन से बना है। तो क्या इंडिया में कहीं है लावा प्लेट्यू? तो लावा प्लेट्यू हमने आपको बताया था, ये बैठा है यहाँ, ये अलग है, क्रेटेशियस काल में ये लावा के डिपोजिशन से बना है। अभी हम लोगों ने तो इंडियन शुरू भी नहीं किया है, लेकिन इंडिया के कई फीचर समझ में आ गए। लोयस, लोयस क्या होते हैं? महीन कण, फाइन पार्टिकल्स।
क्योंकि एयर किसको लेकर चल सकती है? एयर बड़ी बड़ी चट्टानें लेकर नहीं चल पाती, केवल महीन कणों को ही विंड कैरी कर सकती है। एयर अपने साथ फाइन पार्टिकल्स को उड़ा के ले जाती है। देखा होगा हवा से महीन धूल के कण आते। तो अगर हम लोग जिस क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहे हैं इसे बंद कर दें और कई दिन बाद इसको खोलें तो पता लगेगा कि हवा में जो महीन कण थे वो हमारे टेबल और चेयर पर बैठे मिलेंगे, तब हम डस्टिंग करते। तो जो फाइन पार्टिकल डस्ट के होते हैं अभय कुमार, उन्हीं को हम लोयस कहते हैं। समझ में आया? क्या क्या नाम बताए हमने? कि नदियों के पास फोर्स ज्यादा होता है तो नदी बड़े कण भी लेकर चल सकती है, महीन भी लेकर चल सकती है। विंड महीन कणों को लेकर चल सकते हैं, ग्लेशियर्स तो और महीन कणों को लेकर चल सकते हैं। तो उनके नाम होते हैं, नाम लिख देते हैं यहां पर प्री में अगर पूछा जाए तो फाइन पार्टिकल्स महीन कण। सबके लिए नाम है ज्योग्राफी में अलग अलग। फाइन पार्टिकल्स जिसके द्वारा तो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी कौन लेके आता है? ये एक चार्ट बन जाएगा। तो अगर महीन पार्टिकल सिल्ट है या क्ले है तो कौन लेकर आया होगा? दे आर ब्रॉट बाय द वाटर मींस रिवर। इसलिए अब वाटर है तो वाटर किसी चीज को अगर डिपॉजिट करेगा तो इनके लिए हम नाम क्या रखेंगे? एलुवियल को कहते हैं। अब मान लो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी क्या है? एयर है। तो एयर को कौन लेकर चलता है? उसका नाम होता है विंड। तो विंड क्या करेगा? बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है लोयस। ये सैंड से भी महीन होते हैं, ये इन्हें हम लोयस कहेंगे। अगर यही महीन कण ग्लेशियर से लेकर आए आइस, और आइस किस में मूव करती है? ग्लेशियर से लेकर आएंगे, तब हम इन्हें टिल कहते हैं। तो टिल कौन डिपॉजिट करता है? ग्लेशियर्स। लोयस कौन डिपॉजिट करता है? विंड्स। टिल्ट और क्ले कौन डिपॉजिट करते हैं? वाटर यानी रिवर। क्या है ये? महीन कणों के नाम है, फाइन पार्टिकल्स के नाम है। समझ गए? ये इतना ध्यान रखें। हो गया? तो ग्रेविटी ग्रेडियंट इज ओनली एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, जहां मिले। अगर ग्रेविटी ग्रेडियंट सतह के नीचे है तो इंट्रूसिव फोर्स और सतह के ऊपर है तो एक्सट्रूसिव फोर्स। टेंपरेचर ग्रेडियंट सतह के नीचे है तो इंट्रूसिव और सतह के ऊपर है तो एक्सट्रूसिव। ग्रेडियंट आर द फोर्सेस। क्लियर हो गया? ये है। तो कोई भी फोर्स है, अगर वो चाहे टेंपरेचर ग्रेडियंट हो, प्रेशर ग्रेडियंट हो, ग्रेविटी ग्रेडियंट हो, अगर सरफेस के नीचे है तो उसे हम इंट्रूसिव कहेंगे उस ग्रेडियंट को, और अगर वो ग्रेडियंट सरफेस के ऊपर है तो उसे हम एक्सट्रूसिव कहेंगे। इतना आसान है। यही हमने आपको बताया था कि ग्रेडियंट्स आर द फोर्सेस। ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? फोर्स होते हैं। अगर ये ग्रेडियंट सतह पर है तो एक्सट्रूसिव फोर्सेस, और कोई भी ग्रेडियंट अगर इनमें से अंदर है तो वो इंट्रूसिव फोर्स। अब क्लियर? ये है सिस्टम। तो इस तरीके से हम लोगों ने वोकैब समझ लिया और प्लेट्यू भी पढ़ लिया। हम लोग इतना ही ऐसा बचा था, इसे फिनिश कर सकते थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग नए टॉपिक की ओर चलते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो यहां अगर इसे फिनिश करना चाहें तो ये नोट शीट आपके पास पहुंचेगी। द प्लेट्यूज मेड ऑफ द सेडिमेंट। पोटावर प्लेट्यू कहां है? पाकिस्तान में। मेड ऑफ द लोयस, इट इज कॉटन ग्रोइंग रीजन। कोराक प्लेट्यू लोकेटेड इन थाईलैंड, मेड ऑफ द एलुवियल डिपॉजिट्स। मर्ग, ये पुग्याल, ये सब कहां है? कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड रेस्पेक्टिवली। मेड ऑफ ग्लेशियल डिपॉजिट्स। इन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? अल्पाइन ग्रासलैंड्स ऑफ इंडिया। और कश्मीर के मर्ग किस लिए फेमस है? तो मर्ग ऑफ कश्मीर, मर्ग का नाम सुना होगा कश्मीर के, कई लोग नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, अब हो जाएंगे। सोनमर्ग याद आ गया, गुलमर्ग, किशनमर्ग, ये कश्मीर के मर्ग हैं। तो मर्ग्स ऑफ कश्मीर क्या क्या है, किस किस काम आते हैं? तो बहुत सारे इन पे रंगीन फ्लावर भी खिलते हैं, रंग बिरंगे पुष्प खिलते हैं टूरिज्म के लिए, बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा ये ग्रासलैंड भी हैं, यानी चारागाह भी हैं, मीडोज हैं। और क्या होता है इन पर? अगर हवा एक ओर से पहाड़ी सुरक्षित दे रही है तो सैफ्रोन यानी केसर की खेती भी होती है। अब आपके प्री के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बीपीएससी में 69, 68, 67 में देखो जाकर के पीवाईक्यू अगर आप बीपीएससी के लगाते हैं, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। कभी मर्ग के नाम से तो कभी सैफ्रोन की क्रॉप के लिए आता है, दिख जाएगा। स्पष्ट हो गया? तो इस तरीके से हम लोग इन सबको कनेक्ट करते जाते हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाएं। कौन सा टॉपिक है अगला? अगर हम लोग चलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचे। ये हेडिंग वोल्केनो, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कहते हैं। तो वोल्केनो कहा किसे जाता है? बताइए। तो वोल्केनो एक प्रोसेस भी है, वोल्केनो एक स्ट्रक्चर भी है। तो वोल्केनो इज द नेचुरल प्रोसेस which carry
द हॉट, गर्म होगा या पिघला हुआ होगा, मॉल्टेन मैटर फ्रॉम इंटीरियर टू सरफेस ऑफ अर्थ। तो वह प्राकृतिक प्रक्रिया है ज्वालामुखी जो भूगर्भ से गर्म तप्त या पिघले पदार्थ को भू सतह पर लेकर आती है। यानी सिंपल सी बात यह हो गई कि अगर हमने ये अर्थ सरफेस बना लिया तो अब इसके नीचे अर्थ इंटीरियर होगा। अब अर्थ इंटीरियर से कोई गर्मा गर्म पदार्थ ऊपर की ओर उठे और क्रस्ट वगैरह को तोड़ता हुआ ऊपर आए, ऐसे इसके साथ और रॉक वाले मैटर भी आएंगे। तो निकली तो रॉक सब यहां गिर गई है, तो महीन रॉक के टुकड़े होंगे वो यहां ऐसे ऊपर आ जाएंगे, जो और महीन होंगे वो हमें और ऊपर दिखाई देंगे, और जो बहुत ज्यादा महीन होंगे वो ऐसे गैसेस के साथ ऊपर की ओर उछल जाएंगे। तरीके से कुछ गैसें भी इधर बाहर की ओर आ जाएं। ये हम लोगों ने कहा ये क्रस्ट का हिस्सा है। तो ये क्या हो गया? तो दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। ये पृथ्वी की सतह हो गई। एंड दीज आर द इंटीरियर ऑफ अर्थ। ये सब तो भूगर्भ से ये मैटर नीचे से कहां आ रहा है? ऊपर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द वोल्केनो एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ऑल्सो वोल्केनो। तो वोल्केनो क्या है? एक प्रोसेस भी है और वोल्केनो एक स्ट्रक्चर भी है। तो यहां क्या लिख देंगे? वोल्केनो एक संरचना भी है, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस बोथ। तो वोल्केनो हम प्रक्रिया के लिए भी सब प्रयोग करते हैं और वोल्केनो हम संरचना के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो इट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? तो वोल्केनो इज द रिजल्ट ऑफ इंट्रूसिव फोर्सेस। वोल्केनो इज रिजल्ट ऑफ इंट्रूसिव फोर्सेस। वोल्केनो किसका परिणाम है? अंतर्जात बलों का परिणाम है। अंतर्जात बल कौन सा हुआ? यहां क्या होगा? जितनी ज्यादा गहराई होगी, हाई टेम्परेचर, तो यहां रिलेटिवली क्या होंगे? लो टेम्परेचर। हाई और लो टेम्परेचर के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहेंगे? थर्मल ग्रेडियंट। अगर थर्मल ग्रेडियंट है तो वोल्केनिक इरप्शन है। मर्ग की वजह से हम लोग कश्मीर को स्वर्ग नहीं कहते कृष्णा सिंह, स्वर्ग का अलग मतलब हो गया। स्वर्ग मीन्स होता है कि यहां पर मटीरियल वर्ल्ड, भौतिकतावाद का चरमोत्कर्ष हो, सिविलाइजेशन या सभ्यता अपने उत्तम स्वरूप में हो, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। जैसे आपने देखा होगा लोग कहते हैं ना कि जब स्वर्ग जाओगे तो वहां इंद्र के दरबार में पता नहीं क्या क्या सुख सुविधाएं होंगी। ये होता है। तो सुख सुविधाओं के संदर्भ में स्वर्ग कहा जाता है। क्लियर? तो कश्मीर को स्वर्ग कहने के पीछे कई कारण हैं, केवल मर्ग ही नहीं है, और वहां की सुख सुविधाओं में, अच्छाइयों में मर्ग भी एक है, लेकिन अकेले मर्ग से वो स्वर्ग नहीं बन जाता। गॉट इट? ये तो हम लोगों ने इन चीजों को देख लिया। ये वोल्केनो है। तो वोल्केनो के लिए क्या हुआ? इंट्रूसिव फोर्सेस इनके लिए उत्तरदायी है। तो वोल्केनो एक स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? तो जो अगली स्लाइड जिस पर हम लोग बात करेंगे, जरा लिख लें, वोल्केनिक स्ट्रक्चर, इस पर बात करेंगे। ज्वालामुखी संरचना। तो किसी ज्वालामुखी में क्या क्या हो सकता है? तो अब हम यहां पर किसी एक वोल्केनो का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये बना दिया तो वोल्केनो के टॉप पर हमें एक गोल छेद दिखता है। ये है वोल्केनो। इस पर फूटा था, ये अर्थ सरफेस पर ही फूटा था। तो इसे हम क्या कहेंगे? इस पर ये फूटा है तो ये तो साफ क्रस्ट है ना। अब जहां से ये वोल्केनो फूटा, जहां से ये उठा मैटर, गर्मा गर्म पदार्थ, मान लो यहां से ये गर्मा गर्म पदार्थ गया। अब जैसे जैसे ये बाहर आता है तो ठंडा और ठोस होता जाता है। पहले यहां पर आया, फूटा ये मैटर, फिर ये आया, ये मैटर बन गया। बीच बीच में ये हमें ये रॉक दिख रही है, दिस इज द अर्थ क्रस्ट बना ली, यहां कहीं वोल्केनो। तो वोल्केनो में हमें कितनी चीजें दिखाई पड़ी? एक तो ये प्लेस जहां से वोल्केनो उठा,
दिस इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ वोल्केनो। ये क्या है वोल्केनो का, जिसके थ्रू वोल्केनो बाहर जाता है, कॉल्ड वेंट ऑफ वोल्केनो। वेंट मतलब निकास नली, कुछ लोग इसे ट्यूब भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये वोल्केनो का माउथ है। और पूरी ये जो स्ट्रक्चर है वोल्केनो की जो हमें दिखाई दे रही है यहां से यहां तक, तो इसे हम कहेंगे कोन ऑफ वोल्केनो। हाँ आदर्श राज, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो ये यहां वोल्केनो का माउथ है। माउथ के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे माउथ को हम लोग क्रेटर भी कहते हैं। कभी कभार ये माउथ बहुत चौड़ा होता है तो इसे हम काल्डेरा कहते हैं। यहां चले जाएं तो जो ओरिजिन पॉइंट है, तो कभी कभार ओरिजिन पॉइंट को हम हॉट स्पॉट कहते हैं, तो कभी कभार हम ओरिजिन पॉइंट को पेनी ऑफ जोन कहते हैं। यहां पर भी आते हैं अभी हम लोग। तो हम लोगों ने ये कहा कि वोल्केनो की संरचना में हमें कितनी चीजें मिलती हैं। तो वोल्केनो की संरचना में हमें मिला माउथ ऑफ वोल्केनो, दैट इज कॉल्ड क्रेटर ऑब्लिक काल्डेरा, निकास नली जिससे ये सारा मैटर बाहर आता है, वेंट या ट्यूब। और ये जो टीले जैसी संरचना यहां बन गई है, इसी को हम लोग कोन ऑफ वोल्केनो कहते हैं। इतनी चीजें दिखाई पड़ी। अब किसी ने ये पूछा कि व्हाट इज द क्रेटर ऑफ अ वोल्केनो, किसी वोल्केनो का क्रेटर क्या होता है। वोल्केनो का क्रेटर किसे कहा जाता है, व्हाट इज द क्रेटर। सामने दिख रहा है द नैरो माउथ ऑफ द वोल्केनो। तो क्रेटर इज नथिंग, वेरी इजी। द नैरो माउथ ऑफ अ वोल्केनो इज कॉल्ड क्रेटर। तो किसी भी ज्वालामुखी के सकरे मुहाने को ही हम क्रेटर कहते हैं। तब तक दूसरा शब्द आ गया कि व्हाट इज काल्डेरा। काल्डेरा क्या है, अब इसे समझना होगा। हमने कहा कि कोई एक वोल्केनो था ये, और वोल्केनो का ये नैरो माउथ था यहां, ये ऐसे वोल्केनो था। लेकिन जब दोबारा वोल्केनो फूटा तो वोल्केनो के दोबारा फूटने से ये नैरो माउथ उड़ गया और उसकी जगह पर एक बहुत चौड़ा सा वोल्केनो का माउथ बन गया। तो ये नीचे यहां क्या पड़ा होगा, पाइप इज द पाइप और वेंट। क्रेटर इज व्हाट, क्रेटर इज सिंपल द एक्सटेंडेड माउथ ऑफ अ वोल्केनो। इसी वोल्केनो का ज्यादा चौड़ा मुख ही काल्डेरा है। यानी जब क्रेटर चौड़ा हो जाए तो काल्डेरा कहा जाता है। एक्सटेंडेड क्रेटर इज काल्डेरा। एक्सटेंडेड क्रेटर इज काल्डेरा, द एक्सटेंडेड माउथ ऑफ अ वोल्केनो इज काल्डेरा। बात समझ में आ गई सबको। कब, जब कोई सकरे मुंह वाला ज्वालामुखी मुंह फाड़ करके फूट जाए बड़ी जोर से, तब हम इसे काल्डेरा कहते हैं। दिस इज द काल्डेरा। तो क्रेटर, काल्डेरा, ये क्या फैला होगा, ये सभी कोन ऑफ वोल्केनो होगा। ये वोल्केनो का कोन होगा, तो कोन पर बहुत भारी क्रेटर होगा, बड़ा सा क्रेटर होगा, तब हम उसे काल्डेरा कहते हैं। तो जितने डिस्ट्रक्टिव वोल्केनो होते हैं वहां ये काल्डेरा होते हैं। तो काल्डेरा काफी चौड़े होते हैं, काल्डेरा चौड़ाई में होते हैं, और इनकी जो चौड़ाई होती है वो किलोमीटर्स में होती है। और जो क्रेटर होते हैं, ये जो इनकी डिस्टेंस होती है, क्रेटर मीटर्स में होते हैं। अब आप समझ सकते हैं, क्रेटर का जो डाया है वो मीटर में है और काल्डेरा किस में है, किलोमीटर में है। इतना बड़ा अंतर होता है। अब मान लो कहीं वोल्केनो फूट रहे हैं, पुराने काल्डेरा पड़े हुए हैं, तो वहां क्या हो सकता है, जरा देखें कि ये लिया हमने, एक वोल्केनो पड़ा हुआ है, और ये इस वोल्केनो का, इसके सिर पर क्रेटर है। ये क्रेटर बैठा है गोल, ये हो गया। इस क्रेटर में अब अगर पानी भर जाए, क्रेटर हैज बीन ऑक्युपाइड बाय द वाटर, सॉरी, काल्डेरा हैज बीन ऑक्युपाइड बाय द वाटर, क्रेटर हैज बीन ऑक्युपाइड बाय द वाटर। तो क्रेटर लेक, तो क्रेटर कैसे होंगे, छोटे होंगे, ये यहां होंगे, इनमें पानी भर जाए
तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रेटर लेक। और इसमें पानी भर गया तो इसे हम कहेंगे काल्डेरा लेक। हमने कहा क्रेटर लेक, फॉर एग्जांपल लोनार लेक ऑफ इंडिया, भारत की लोनार झील महाराष्ट्र में है। काल्डेरा लेक का सबसे बेहतर एग्जांपल है लेक विक्टोरिया। कहां है लेक विक्टोरिया? इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। एट द इक्वेटर। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये कहां पर है? इस रेखा पर। इसको कितने देशों ने घेर रखा है? तो दैट इज सराउंडेड बाय यू मतलब युगांडा, कीनिया एंड तंजानिया। तो लेक विक्टोरिया इज अ काल्डेरा लेक सराउंडेड बाय द यूकेटी। ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। ये एक एग्जांपल लिया हमने किसका? काल्डेरा लेक का। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ काल्डेरा लेक। अनदर एग्जांपल ऑफ काल्डेरा लेक। काल्डेरा लेक का दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो टीटीकाका लेक इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की कौन सी लेक? टीटीकाका। एंडीज पर है ये, लोकेटेड इन द एंडीज कॉर्डिलेरा इन साउथ अमेरिका। कहां पर है? टीटीकाका लेक इन साउथ अमेरिका एट एंडीज कॉर्डिलेरा बिटवीन, इसके बीच है पेरू एंड बोलिविया, दो कंट्री, बिटवीन पेरू एंड बोलिविया। ये देखो प्री के हमारे न जाने कितने क्वेश्चंस अपने आप आ गए। अगर कंसेप्ट पता हो तो फिर हम फैक्ट को आसानी से देख सकते हैं। तो लोनार लेक ऑफ इंडिया कहां? वेस्टर्न इंडिया मींस महाराष्ट्र। इस पर रिसर्च चलती रहती है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। हम लोग अभी जीएस में इसे एक एग्जांपल ऑफ क्रेटर लेक के रूप में ध्यान रखेंगे। तो टीटीकाका लेक हो गया। तो एक एग्जांपल ये हम लोगों ने नोट कर लिया। लेक विक्टोरिया, इसके बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देख लिया होगा पीवाईक्यू भी होता चला जा रहा है, कंटेंट भी तैयार हो रहा है और कंसेप्ट भी होता जा रहा है। अफ्रीका के मैप पर आप लोग पहुंच करके इसे आसानी से कर सकते हैं। तो मोटी मोटी चीजें मैप की आपको याद भी होती जा रही है, कनेक्ट भी करते जा रहे हैं। हाँ, अगर वोल्केनो ना फूटे तो अंदर ही अंदर अर्थ के टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएंगे और हमारी क्रस्ट एक ना एक दिन क्रस्ट बस्ट कर सकती है। तो धीरे धीरे ये जो बस्टिंग एनर्जी है कृष्णा, वो बाहर आती रहती है। तो वोल्केनोज आर एक्चुअली द सेफ्टी वॉल्व ऑफ द क्रस्ट। वोल्केनोज को हम लोग क्रस्ट के सेफ्टी वॉल्व भी कह सकते हैं। बहुत सही कंसेप्ट आपने पूछा है। क्या पूछा? तो हम क्या कह सकते हैं, एक पॉइंट यहां लगा सकते हैं कि अगर वोल्केनो ना फूटे तो इफ द वोल्केनो स्टॉप्स टू एरप्ट, अगर वोल्केनो फूटना बंद कर दें तो इन दैट केस हाई इंटीरियर टेम्परेचर विल सडनली गेट एक्सप्लोड अ डे, किसी एक दिन ये फूट जाएगा और क्रस्ट हमारी छिन्न भिन्न हो जाएगी। दैट्स गुड। तो वोल्केनो क्या हो सकते हैं? तो वोल्केनो में एक्ट्स लाइक द सेफ्टी वॉल्व। volcanoes act like safety valves of the crust of earth। स्पष्ट हो गया? ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी थी। तो हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर पढ़ी क्रेटर और दूसरा पढ़ा क्या? काल्डेरा। अब मान लो पहले क्रेटर था, क्रेटर फूट गया, काल्डेरा बन गया। अब काल्डेरा में छोटे छोटे क्रेटर अगर बन जाएं तो जरा इमेजिन करें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ने कहा कि ये कोई एक वोल्केनो है और ये इस वोल्केनो के सिर पर एक क्रेटर है। ये इसके क्या होंगे अंदर? वही संरचनाएं, सभी पाइप वगैरह। ये वोल्केनिक कोन है। अब वोल्केनिक कोन बहुत जोर से फूट गया, यही वोल्केनिक कोन जोर से फूट गया। तो अब यहां पर क्या बन गया? एक बहुत चौड़ा सा क्रेटर बन गया। ये हुआ। उसके बाद अब इस क्रेटर में बहुत सारा, कई बार यहां क्या होता रहता है, छोटे छोटे काल्डेरा फूटते रहते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे कोन और हमें क्रेटर दिखते हैं, स्मॉल क्रेटर्स। तो अब इनके नाम क्या हो जाएंगे?
अब इतना खतरनाक है ये क्षेत्र जहां बार बार वोल्केनो फूट रहे, तो अब आप यहां एयरक्राफ्ट से निकलेंगे, सबकी फोटो देखेंगे, तो इसका नाम आप क्या रख देंगे? छोटा सा दिख रहा है क्रेटर, ये काफी बड़ा है, का नाम रख देंगे काल्डेरा। और इस काल्डेरा में जिसके अंदर हमें कई स्मॉल क्रेटर्स दिख रहे हैं, और ये काल्डेरा है, तो इसका नाम रख देंगे, जैसे ये चिड़िया का घोंसला है और घोंसले में छोटे छोटे चूजे हैं, नेस्ले काल्डेरा। तो कभी प्री में पूछ लिया जाए, ये क्या होता है? सामान्यतः क्रेटर होता है। क्रेटर ही में जब बड़ा बिग एक्सप्लोजन हो जाए, बिग एक्सप्लोजन into crater, then crater change into the caldera. If number of repeated eruptions occur inside the crater, inside the caldera, then what happens? The Nestle caldera is formed. तब ये बन जाता है घोंसला काल्डेरा। शशिकांत, समझ में आ गया? तो ये किसी एक वोल्केनिक बेल्ट में मिलने वाली संरचनाएं। कहां से चले थे हम लोग? वॉज द स्मॉल माउथ ऑफ अ वोल्केनो crater. If it get extended, then it is called caldera. Inside the caldera, number of craters are formed, then it is called Nestle caldera. अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑल क्लियर? तो अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर में से सिर्फ किसको उठा के देखा है? तो स्ट्रक्चर में से हम लोगों ने देखा इस चीज को, माउथ ऑफ द वोल्केनो। अब किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द वेंट और ट्यूब ऑफ अ वोल्केनो। तो वेंट या ट्यूब क्या होती है? किसी वोल्केनो के ऑरिजिन पॉइंट को और उसके माउथ को कनेक्ट करने वाली जो ट्यूब है, दैट इज कॉल्ड वेंट। तो व्हाट इज द वेंट? वेंट क्या हुआ? देख ले, वेंट नैरो ट्यूब of a volcano connects the mouth and origin point of volcano. That's why it is called the lead. यही लीडिंग पाइप है। It is also called the लीडिंग पाइप। यही मैटर को नीचे से बाहर लेकर आती है, ये कहते हैं। तो सामान्यतः ये होता है कि किसी एक वोल्केनो में, ये है वोल्केनो का कोन है, ये सरफेस है, तो किसी एक वोल्केनो में एक ही पाइप होता है, वन कोन वन पाइप। वन कोन, एक ही कोन है, एक ही पाइप। कभी कभार और क्या हो जाता है, एक कोन है, एक कोन है, एक कोन है, बहुत सारे कोन हैं यहां पर। अब ये देखा गया इसके नीचे यहां एक ही ऑरिजिन पॉइंट है, वन ऑरिजिन पॉइंट, लेकिन इस ऑरिजिन पॉइंट से नंबर ऑफ द पाइप्स ये चल रहे हैं। तो वन कोन वन पाइप, वन ऑरिजिन पॉइंट, इन्हें हम क्या कहते हैं? सिंपल वोल्केनो। इसको क्या कहेंगे हम? कंपोजिट वोल्केनो। और ये क्या है? सिंपल वोल्केनो। डिफाइन कर लेंगे आप लोग मेरे समझ से, एक ऑरिजिन पॉइंट, उसी का पाइप, उसी पर कोन, दिस इज सिंपल वोल्केनो। वन ऑरिजिन पॉइंट बट नंबर ऑफ द पाइप्स एंड कोन्स, कंपोजिट वोल्केनो। ये हुआ। अब थोड़ा और सिनेरियो हम क्लियर कर दें। ये एक वोल्केनो, आपके जितने भी क्वेश्चन यहां बनते हैं सब हो जाएंगे। ये इसका पाइप, ये गया। अब इस पाइप में से ब्रांचिंग हो गई, और पाइप की ब्रांचिंग की बदौलत अब बड़ी सी कोन के ऊपर छोटे छोटे कोन बैठ गए। ये लो, तो ये क्या था?
very large big cone, it is called host cone, and these are called the parasite cone. ये शब्द भी आपको पढ़ने को कहीं मिल सकते हैं, खत्म। कौन से और ज्यादा यहां रिलेट नहीं करेंगे। कुछ लिखने को रह गया है? सिर्फ आप लोग घर पर जो नोट्स पहुंचेंगे हमारे साथ बनाते चलिए, या घर पर जो नोट पहुंचे तो उन्हीं को देख लिया। ये क्या है? कोन है, एक ही कोन, एक ही ऑरिजिन पॉइंट, एक ही क्रेटर, वन कोन, वन पाइप, वन ऑरिजिन पॉइंट, सिंपल वॉल्केनो, कंपोजिट वॉल्केनो। किसी ने पूछा पैरासाइट कोन या वॉल्केनो, हो गया, ये पैरासाइट कोन कहे जाते हैं, एक ही में है, इट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कोन और वॉल्केनो। अब क्या बचा? ऑरिजिन पॉइंट। तो अब हम लोग ऑरिजिन पॉइंट की बात करते हैं, ये भी बहुत आसान है। तो ऑरिजिन पॉइंट ऑफ अ वॉल्केनो क्या हो सकते हैं? ये पढ़ना है ऑरिजिन पॉइंट्स। अभी बहुत आसानी से आपको समझा देते हैं ऑरिजिन पॉइंट्स को। ये हमने ले लिया साउथ अमेरिकन प्लेट, मुड़ गई ऐसे, यहां छोड़िए इसको, ये साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, ये चल रही साउथ अमेरिकन प्लेट। यहां हमने ले लिया ये अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट का ये कोना यहां मुड़ गया, इसके नीचे इधर है पैसिफिक प्लेट, सॉरी ये ले आएंगे, ये आया, ये इसके नीचे मुड़ गया, ये पैसिफिक प्लेट का टुकड़ा है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट। इस साउथ अमेरिकन प्लेट के ऊपर यहां ये अपर क्रस्ट रखा है, तो दिस इज कॉल्ड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यहां अपर क्रस्ट रखा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। हम लोग जानते हैं कि ये प्लेट मूव करती है, चल रही है इधर, तो जब इधर चलेगी यहां कन्वर्ज करेगी, तो यहां क्या होगा? अपने आप डाइवर्जेंस होगा इस जगह पर। यहां जाकर के ये इससे लड़ेगी, तो यहां क्या होगा? कन्वर्जेंस होगा। अब ये यहां पर जब पिघलेगा, तो इसके पिघलने से यहां क्या फूटेंगे? दुनिया भर के वॉल्केनोज। यही हम लोग जानते हैं, सेडिमेंट्स भी पड़े हुए हैं, और ये सेडिमेंट वाली जो स्ट्रक्चर है इसे हम एंडीज कहते हैं, और इसीलिए इस एंडीज में हमें क्या मिलते हैं? दुनिया भर के वॉल्केनो, चाहे वो कोटापेक्सी हो, चिम्बोराजो हो, माउंट अकनकागुआ हो। इस जगह को क्या बोला जाता है? जहां ये प्लेट किनारा मुड़ता रहता है इसके नीचे सरक करके, यहां हम कहते हैं बेनी ऑफ जोन। स्पष्ट हुआ? यहां से ये गर्मा गर्म मैग्मा ऊपर उठता है, ये पहले भी यहां निकले थे मैग्मा, ये यहां क्या बनते हैं? रिच। अब आपको सब चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। क्या क्या? ये क्या भरा हुआ है? कौन सा ओशन? साउथ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, and here is the southern part of Pacific Ocean. इनको हम किन नामों से जानते हैं? दिस इज कॉल्ड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दिस इज कॉल्ड अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एंड दिस रिज इज कॉल्ड द चैलेंजर रिज। यहां प्लेट धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, तो यहां वोल्केनो शांत रूप में चलते रहते हैं, धीरे धीरे मैग्मा ऊपर आता रहता है, फैलता रहता है। दिस इज ऑल, दिस प्लेस इज कॉल्ड व्हाट? जहां से ये उठ रहे हैं इसी को हम कहते हैं हॉट स्पॉट। अब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि ये मैग्मा यहां गया, ये आया, ये गया, ये आया, ऐसे ही इधर से मैग्मा आया, ये गया, ये आया, और मैग्मा से ही ये चलते रहेंगे। इन्हीं को हम मैग्मा कन्वेक्शन कहते हैं। हो गया? ये पार्ट क्या कहा जाएगा नीचे वाला? दिस इज द मेंटल। ये सारा काम कहां हो रहा है? मेंटल में। याद है आप सबको?
Small volcanoes cones formed over the host cone due to the presence of multiple pipes means the branching of pipes in all. आपने एक्सप्लेन अच्छा किया। तो पैरासाइट कोन्स क्या होते हैं अभी हम लोग आ जाएंगे। तो अगर आप लोगों को उस पर कोई कंफ्यूजन नहीं तो हम एक कदम पीछे जाते हैं। व्हाट हैपेंड देयर, द ब्रांचिंग ऑफ द मेजर पाइप, मुख्य पाइप का क्या हो गया, शाखाओं में बट गई। तो बड़े से कोन पर, होस्ट कोन पर मेजर पाइप, छोटे कोन बन जाते हैं तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट कोन। इक्वेटर है, ऐसे बनते हैं। तो पैरासाइट कोन्स आर द, क्या होते हैं पैरासाइट कोन्स, स्मॉल कोन्स एट लार्ज वन formed due to branching of pipe of host cone। तो जब होस्ट कोन की पाइप में ब्रांचिंग हो जाती है तो छोटी छोटी ब्रांच पर छोटे छोटे ये बन जाते हैं, तो इन्हीं को हम पैरासाइट कोन कहते हैं। ये थी मेजर पाइप, इससे ये बड़ा सा कोन बना था। अब इसमें इतने बड़े विस्फोट नहीं होते, थोड़े थोड़े चलते रहते हैं, इनमें शाखाएं फूटती रहती हैं, तो यहाँ नई पुरानी चट्टानें, इग्नियस रॉक्स मिलती हैं और इसे हम बड़ा कॉम्प्लेक्स कोन कहते हैं। अब हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको किया। अब इसके बाद स्ट्रक्चर में हम लोगों को क्या पढ़ना था, ऑरिजिन पॉइंट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑरिजिन पॉइंट, वन इज कॉल्ड बेनियोफ जोन, another point of origin of volcano is called hot spot। where the hot spots are found, कहां हमें hot spots मिलते हैं, तो hot spots are found where the divergence of the two plate takes place, where the benioff zone are found where the convergence of the two plates takes place। एग्जांपल भी याद रहेगा। मान लो हमने कह दिया कि ये एक वोल्केनो है, बहुत ऊंचा है, मान लो इसका नाम रख देते हैं हम, कौन सा है ये, कोटापेक्सी, कोटापेक्सी वोल्केनो। किस देश का है, कोटापेक्सी बहुत फेमस है, ऑफ इक्वाडोर। ये सब क्या है, ये है एंडीज कॉर्डिलेरा। क्या बोलते हैं इनको हम, एंडीज कॉर्डिलेरा। एंडीज कॉर्डिलेरा। तो व्हाट आर द ऑरिजिन पॉइंट्स ऑफ वोल्केनो, तो वोल्केनो के जो ऑरिजिन पॉइंट्स हैं वो दो हो गए। कौन कौन, ऑरिजिन पॉइंट्स ऑफ वोल्केनो, कौन कौन है ये, पहला बेनियोफ जोन, और कौन सा है, हॉट स्पॉट। अब तो गड़बड़ नहीं होगा, सबको याद रहेगा। क्लियर, बेनियोफ जोन, हॉट स्पॉट, ये हो गए लगभग। मिनाल ने उसको जो समझाया था ठीक ही समझाया था। चलते हैं हम लोग, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया किसका, वोल्केनो का। तो अब बचा क्या, वोल्केनिक मैटर। तो जो कोई ज्वालामुखी जिस पदार्थ को उगलता है उसे हम वोल्केनिक मैटर कहते हैं। नाउ कम टू द वोल्केनिक मैटर। ज्वालामुखी पदार्थ, ये पढ़ना है। अब वोल्केनो कैन इजेक्ट द मैटर इन ऑल थ्री स्टेट्स। कोई एक वोल्केनो पदार्थ को तीन अवस्थाओं में इजेक्ट कर सकता है। तो वोल्केनिक मैटर क्या होता है, मैटर इजेक्टेड बाय वोल्केनो ejected by volcanoes is called volcanic matter। The ejected matter may be in of three states। वोल्केनो जो इस मैटर को इजेक्ट करता है वो हमें तीन अवस्थाओं में मिल सकता है। तो मैटर की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, तो मैटर में बी फाउंड आइदर इन गैसियस स्टेट, जैसे मैटर गर्मा गर्म हो सकता है, पिघला हुआ, दैट इज इन मोल्टेन स्टेट। मैटर में बी द सॉलिड, मैटर ये ठोस भी हो सकता है, मैटर में बी इन द सॉलिड स्टेट। तो ऑल द थ्री स्टेट ऑफ मैटर can be ejected by the volcano, the gaseous, the molten and solid state। molten means गर्मा गर्म पिघला हुआ। तो जितना लाइट मैटर होगा वो गैस के फॉर्म में बाहर आएगा, जैसे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन,
सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी वो मैटर हो गए जो गैसियस स्टेट में बाहर आते हैं। अब कौन सा ऐसा मैटर होगा जो पिघली हुई अवस्था में आता है? तो पिघली हुई अवस्था में 3 मैटर बाहर आते हैं, 3 तरीके के। फेल्सिक, अगर पिघला हुआ पदार्थ सतह पर है तो फेल्सिक लावा, सतह के नीचे है तो फेल्सिक मैग्मा। मैफिक, अल्ट्रा मैफिक, ये हो गया। अब फेल्सिक क्या होता है? फेल मीन्स होता है एसिडिक, सिक मीन्स क्या होता है? SiC, एक्सेस ऑफ द सिलिका। सिलिका की बहुत ज्यादा एक्सेस हो, अधिकता हो और वो एसिडिक हो तो उसे हम क्या कहेंगे? फेल्सिक। तो एक्सेस ऑफ द सिलिका ये कह देंगे, ऐसे यहां लिख। बालू बहुत ज्यादा है तो सिक मीन्स क्या हो गया? जहां एक्सेस ऑफ सिलिका है। ये एक हो गया लिक्विड पिघला हुआ मैटर, फेल्सिक। उसके बाद हमने कहा मैफिक क्या होता है? तो मैफिक किससे बना है? MaFe, Ma फॉर मैग्नीशियम, Fe फॉर फेरिक और आयरन। फेरिक कहते हैं हम लोग, आयरन भी कहते हैं। तो ऐसा जिसमें मैग्नीशियम और आयरन की एक्सेस है, इनकी अधिकता है। अल्ट्रा मैफिक में मोर एंड मोर, और ज्यादा क्या होगा? मैग्नीशियम एंड आयरन। तो कितने तरह के हमें लावा या मैग्मा बाहर मिलते हैं, इन्हीं को हम लोग लावा या मैग्मा कहते हैं। ये गर्मा गर्म पदार्थ को पायरोक्लास्टिक कहते हैं। तो जो ठोस और गर्म पदार्थ बाहर आता है वो पायरोक्लास्टिक, जो पिघला हुआ पदार्थ बाहर आता है दैट इज लावा, अंदर रह गया तो मैग्मा, और ये वोल्केनिक गैसेस कही जाती हैं। इन्हीं का नाम होता है वोल्केनिक गैसेस। तो क्या क्या नाम निकले? तो अब अगर हम यहां लिख दें कि किसी एक वोल्केनो के फूटने से क्या क्या निकलता है, आप कहेंगे वोल्केनिक गैसेस। क्या और क्या निकलेगा? तो कहा लावा। तो और क्या बाहर आएगा? तो कहा पायरोक्लास्टिक मैटर। पायरोक्लास्टिक मैटर। तो वोल्केनिक मैटर में कौन कौन शामिल है? तो वोल्केनिक मैटर includes the matter in all 3 states, the gases, all the gases are called volcanic gases. In the molten state it is called lava, and in the solid state but hot, that is called pyroclastic matter. देख लिया गैसेस में कौन कौन सी गैसेस हैं यहां पर? तो these are the water vapor, सबसे ज्यादा अमाउंट में किसी वोल्केनो से बाहर आने वाली गैस है वाटर वेपर। उसके बाद जो इसका रैंक आता है, दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड, देन दीज आर द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, देन दीज आर कॉल्ड द सल्फर डाइऑक्साइड्स। दीज आर द वेरियस गैसेस इजेक्टेड बाय द वोल्केनो। हो गया। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द लावा आर इजेक्टेड बाय द वोल्केनो? तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द लावा इजेक्टेड बाय अ वोल्केनो। ये लावा है फेल्सिक, मैफिक एंड अल्ट्रा मैफिक। हमने कहा कि अगर फेल्सिक है तो इसमें पिघली हुई बालू जो मोल्टेन सिलिका होगी वो कम से कम 70%। तो इस सिलिका कंटेंट यहां जो हमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि किसको फेल्सिक कहते हैं। तो फेल्सिक उसको कहा जाएगा जहां पर सिलिका कंटेंट क्या होगा? मोर देन 70%। तो जिस मैग्मा में सिलिका का कंटेंट 70% से ज्यादा है वही फेल्सिक है। इसका मतलब हुआ कि मेटेलिक कंटेंट जो भी होगा इसमें जो मेटल्स होंगी वो कम होंगी। तो मेटेलिक कंटेंट लेस देन 30%, तो शेष बचा वो मेटेलिक कंटेंट होगा। इसमें चले जाएं तो यहां सिलिका कंटेंट कितना हो सकता है? सिलिका कंटेंट 40 to 60%। तो मेटेलिक कंटेंट तो जो मेटल्स होंगे वो भी 40 to 60। ये क्या मामला है? अगर सिलिका 60 तो मेटल 40, सिलिका 40 तो मेटल 60। यानी पहले से ज्यादा मेटल है इसमें। किसमें? मैफिक में। तो मैफिक हैज मोर मेटल्स देन द फेल्सिक। अब अगर देखें, अब यहां सिलिका कंटेंट बहुत कम हो जाए और मेटेलिक कंटेंट मोर देन 60%, सिलिका लेस देन 40%, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा मैफिक। तो दीज टू आर द बेसिक लावा, ये क्षारीय लावा होंगे।
और ये एसिडिक लावा होता है। तो कितने तरीके का मॉल्टेन मैटर हमें मिला? 3 तरीके का मॉल्टेन मैटर मिला, जिसे हमने 2 वर्गों में बांट दिया, एसिडिक और बेसिक। ये वोल्केनिक मैटर है, ये लिस्ट आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हमें सॉलिड मैटर के भी कई नाम मिलते हैं, जैसे लैपिली, ब्रेसिया, टेफ्रा। ये सॉलिड मैटर है, धूल राख जैसे छोटे छोटे सरसों के दाने जैसा ब्रेसिया, मटर के दाने जैसा लैपिली, और बिल्कुल धूल जैसा हो तो टेफ्रा। हम लोग कल डिस्कस करेंगे कुछ वोल्केनिक स्ट्रक्चर्स और इन सबको, और आगे बढ़ जाएंगे हम लोग अर्थक्वेक चैप्टर पर। तो आप लोग अर्थक्वेक बेस पढ़ करके खूब आएंगे, इसको रिवाइज करके आएंगे। तो फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट एंड रिमेनिंग। तो हम लोगों ने कल जो टॉपिक छूटा था उसे भी पूरा कर लिया, और उसके आगे वोल्केनो चैप्टर को भी आधे से ज्यादा, मोर देन 50% एरिया ऑफ द वोल्केनो चैप्टर वी हैव डिस्कस। कल हम लोगों के जो डाउट्स होंगे वो भी आप देख करके पूछ लीजिएगा। इसलिए आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।